यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस के यहाँ पर अभी जो टेस्ट नंबर कल 6 हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो टेस्ट है इकोनॉमिक के साथ साथ यहाँ पर इसमें इकोनॉमिक के साथ साथ यहाँ पर जो अभी बजट आपका था, ठीक है, बजट वहाँ पर जो भी आया था इंडियन गवर्नमेंट का, वो साथ में यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे था वो सब भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। इकोनॉमिक के क्वेश्चन तो होंगे साथ में इकोनॉमिक सर्वे का और बजट के भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको करंट के थ्रू में देखने को मिलेंगे, जो भी यहाँ पर लेटेस्ट थे उसके डेटा के अनुसार। ठीक है, तो 6 नंबर पेपर यहाँ से इस पर पूरा डेडिकेटेड रहेगा और हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, एक बात और, ये देखो हम लोग जो पार्ट 1 में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो पार्ट 2 में करेंगे, पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन जो करेंगे उसके कुछ जो टॉपिक आएंगे, जो भी टॉपिक यहाँ पर आते हैं वो टॉपिक पे आपको यहाँ से क्या करना है, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे करने हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया आपका राष्ट्रीय जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जीडीपी क्वेश्चन आ गया, जीएनपी क्वेश्चन आ गया, तो जीएनपी को लेकर के एक एक पॉइंट आप जाकर डीप में पूरा कंफर्म कर लो, पढ़ लो अच्छे से। मान लो क्वेश्चन आ गया आपका कि बेरोजगारी दर पे क्वेश्चन आ गया ना, बेरोजगारी दर क्या होती है, तो उसको लेकर एक स्टेटमेंट है, तो आपको बेरोजगारी के बारे में, दर के बारे में पूरा एक बात, कौन कौन सी चक्करी बेरोजगारी, कौन सी यहाँ पर घर्षणात्मक बेरोजगारी, तो ऐसे करके पूरे एक टॉपिक आपको डीप में कवर करने, तब तो आपका टेस्ट पेपर सॉल्व करना अच्छा रहेगा, वरना आप आगे चल के सब भूल जाओगे फिर से, है ना। तो कंसेप्ट आप क्लियर करते चलो टेस्ट के साथ साथ आप, ठीक है, तो आगे आपको नया चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 1 यहाँ से। इसमें बोला है प्रमुख जो आर्थिक यहाँ पर समिति है उसके संबंध में उनके मुख्य जो निर्देश है उसके बारे में विचार करना है। शांता कुमार समिति भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पुनर्गठन की सिफारिश की थी इसने। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो रहेगी, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा, सही बोला, क्योंकि यहाँ पर शांता कुमार समिति भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पुनर्गठन की सिफारिश की थी इसने। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से बोला है नचिकेता मौर्य समिति व्यापक वित्तीय समावेशन और भुगतान जो बैंक है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ढांचा को क्या करना है, ये तैयार करने का निर्देश देगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से कि ये बोला है कि विजय केलकर समिति सार्वजनिक निजी भागीदारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसमें बुनियादी ढांचा मॉडल की समीक्षा और पुनरुद्धार को लेकर गठित किया गया था, तीसरा भी करेक्ट है। चौथा, एनके सिंह समिति जो थी ये प्रमुख समितियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को तैयार करने के लिए गठित की गई थी, ये बात गलत है, क्योंकि एनके सिंह समिति इसका गठन राजकोषीय उत्तरदायित्व का बजट प्रबंधन जो होता है जिसको बोलते हैं FRBM अधिनियम की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर नए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रोड मैप की सिफारिश करने के लिए किया गया था, जिसे यहाँ पर इसने 2017 में प्रस्तुत किया गया था, और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP को 2021 में नीति आयोग द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। आंसर 1 2 3 करेक्ट है, 3 युग्म से सही है। सी क्वेश्चन नंबर 2 है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर ट्रस्ट है INVIT, इनके उपयोग के बारे में डेवलपर जो होते हैं इसके मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुनियादी ढांचा पर संपत्ति को मुद्रीकरण के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मुद्रीकरण के लिए यहाँ पर किया जा सकता है, तो क्या होगा ऐसे, देखो एक तो आपको यहाँ से हो जाएगा पहला स्टेटमेंट ग्रीनफील्ड जो परिसंपत्ति है ना, ये यहाँ से गलत होगी, जिसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ब्राउनफील्ड संपत्ति, राइट, परिसंपत्तियाँ। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट होता है, राइट, ये क्या होता है, ऐसे यहाँ पर संचालित वित्तीय साधन होते हैं जिन्हें बुनियादी ढांचा डेवलपर्स और यहाँ पर ब्राउनफील्ड परिसंपत्ति के मुद्रीकरण की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया जाता है, और ये ब्राउनफील्ड परिसंपत्ति को बुनियादी ढांचे का परियोजनाएं होती हैं जो यहाँ पर पहले से निर्मित होती हैं और परिचालन में होती हैं, जैसे कि टोल है ना, टोल प्लाजा होता है उसमें राजस्व लेना, राइट, और पारेषण जैसे कि शुल्क पाइपलाइन जो टैरिफ है वो सब, तो ये सब यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर पूर्वानुमान नगद प्रवाह उत्पन्न कर रहे हैं वो। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय उत्पाद मापन के संबंध में विचार करना है, आपको देखना है इनकी गणना विभिन्न वस्तुओं के जो सेवाओं और भौतिक मात्राओं को सीधे जोड़कर की जाती है ताकि मात्रा वॉल्यूम जो एक साथ यहाँ पर व्यापक सुनिश्चित किया जा सके। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो तीसरा है इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा, गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पाद की गणना वस्तु और सेवाओं की भौतिक मात्राओं के सीधे जोड़कर नहीं की जाती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसलिए मैं बोलूँ कि जब आपको टॉपिक पूरे डीप जाके पढ़ना है तब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक आया इसका राष्ट्रीय उत्पाद का, तो राष्ट्रीय उत्पाद के आपको जाकर डीप में पूरे एक अच्छा सा कवर करना है। ठीक है, और ये ऐसा देखो ये क्या बता रहा है कि राष्ट्रीय उत्पाद की गणना वस्तु सेवाओं की भौतिक मात्राओं को सीधे जोड़कर नहीं करते, ऐसा इसलिए क्योंकि विभिन्न जो वस्तुएं होती हैं जैसे गेहूँ है ना, गेहूँ या अनाज, उसमें कार जो चलाते हैं सेवाएं देते हैं जो, ठीक है, ये सब आदि को अलग अलग में मापा जाता है और सीधे तौर पर इसमें जोड़ते नहीं है। कार और जो हमारी सेवाएं होती हैं कि गेहूँ सबको जोड़ेंगे एक साथ नहीं, ये सब अलग अलग यहाँ पर इनको मापेंगे, उन्हें सीधे जोड़ नहीं सकते हैं। इसके बजाय सभी वस्तुओं की सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होते हैं उसके पदों को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनके तुलनीय और योगात्मक बना जा सके। पहला गलत है। सेकेंड, एक बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति में राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य
घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 4 है, कुलापूर्ति वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है, बताना है आपको। ठीक है, ये दर्शाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, ये मूल स्तर पर कुल यहाँ पर जो उत्पादन है उसको दर्शाता है। कुल यहाँ पर आपूर्ति, जिसे यहाँ पर उत्पादन के रूप में भी जानते हैं, और एक निश्चित अवधि में ऐसा निश्चित समग्र मूल अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कुल जो आपूर्ति होती है और कुल आपूर्ति के यहाँ पर जो वक्र होता है उस मूल स्तरों के उत्पादन की उस मात्रा के बीच संबंध का वर्णन करता है, जिसे फर्में प्रदान करती हैं और तैयार भी करती हैं। यह आमतौर पर कुल आपूर्ति और मूल स्तर के बीच सकारात्मक संबंध होता है। जो कुल आपूर्ति की गणना होती है यह आमतौर पर 1 वर्ष के आधार पर की जाती है, क्योंकि आपूर्ति परिवर्तन मांग में होने वाले जो परिवर्तन उसकी तुलना में काफ़ी देरी से होता है। ठीक है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से, इसमें बोला कि बेरोजगारी दर की गणना विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस समूह के रोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है। आंसर हो जाएगा 5वें का, करेक्ट आंसर यहाँ से बाल श्रम शामिल व्यक्ति। आंसर क्या होगा 5वें का, सी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। और श्रम बल जिसे पहले से ही आर्थिक रूप में सक्रिय जनसंख्या के रूप में जाना जाता है, और ये नियोजित व्यक्तियों और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का योग होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छिपी बेरोजगारी के संबंध में विचार करना है। यह बोला कि छिपी हुई बेरोजगारी का सामना करने वाले व्यक्ति कार्यबल में भाग लेने की इच्छा पूरी तरह से क्या होते हैं, खो चुके होते हैं। छठे का पहला क्या होगा, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो छिपी बेरोजगारी जिसे पर्दे पर दिखाई जाने वाली बेरोजगारी भी कहा जाता है, और एक ऐसी स्थिति होती है जिसको संदर्भित करती है कि जहां किसी गतिविधि में आवश्यकता से अधिक श्रम लगे होते हैं और इनकी सीमांत उत्पादकता लगभग कितनी होती है, 0 होती है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से व्यस्त होते और काम वाली इच्छा उनकी कम नहीं होती है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है भारत में कृषि प्रधान परिवार है। ठीक है, इसमें 5 सदस्य ऐसे हैं जो भूखंड पर काम कर रहे हैं, जिसके यहाँ पर वास्तव में केवल 2 सदस्यों की आवश्यकता है और 3 लोग अतिरिक्त हैं उसमें। अगर श्रमिक को घटाने का कुल उत्पादन होगा तो कोई कमी नहीं। अगर मान लो कि 3 हट गए तो कोई काम क्या उसमें फसल कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी बस। तो ये बात आपको याद रखना है। हतोत्साही श्रमिक को औपचारिक और बेरोजगारी आंकड़ों के तरह पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। चौथी सेकंड बात करेक्ट है, ओनली 2 बात सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नगद आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं CRR। ठीक है, CRR के बारे में विचार करना है। पहली बात है, नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो, यह बैंक की कुल मांग और समय देनदारियों का यहाँ पर वह पैसा होता है जिसमें मामूली ब्याज दर अर्जित करने के लिए RBI के पास जमा किया जाता है। पहला गलत है, क्योंकि नगद आरक्षित अनुपात बैंक की शुद्ध मांग और देनदारियां को वह प्रतिशत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास भंडार के रूप में रखना आवश्यक होता है। हालांकि RBI के पास रखे गए CRR बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। आगे सेकेंड बात, CRR में वृद्धि से बैंकों के पास ऋण देने के लिए उपलब्ध धन कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समग्र मुद्रा आपूर्ति का संकुचन होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी 7वें का सही आंसर है। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 है, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। इससे बोले किस संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रीय जो क्षेत्र राष्ट्रीय विनिर्माण है उसकी नीति के तहत निर्माण नीति के तहत विनिर्माण विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए बड़े औद्योगिक टाउनशिप होते हैं। पहला देखो, पहली बात यहाँ से क्या होगी, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर NIMZ जो है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो है इसका क्या है 2011 का एक मुख्य साधन है। ठीक है, और जिसने यहाँ पर GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करने और 10 करोड़ का रोजगार सृजित करने को लक्ष्य रखा है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी यहाँ से इसकी। सेकेंड बात है, इन क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जोन से बड़े आकार के परिकल्पित किए गए, इसमें यहाँ पर परिवहन तथा आवासीय सुविधाओं सहित एकीकृत और संरचना शामिल की गई है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में अनुमोदित पहला राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण संघ क्षेत्र आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्थित है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 3, 2 और 1 यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। सभी क्या होंगे इसके आंसर सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय के संबंध में विचार कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय जिसको बोलते हैं फेरा को प्रतिस्थापित करने के लिए 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा अधिनियमित किया गया था। पहला 9वीं का पहले स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, सही है। उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली
प्रबंधन को 1992 विनियमन सुधारों के तहत एक हिस्से के रूप में लागू किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। फेमा के तहत उल्लंघन को फेरा के तहत होने वाले उल्लंघन की तरह आपराधिक कृत्य माना जाएगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि फेरा के उल्लंघन को आपराधिक माना जाता है और आरोपी पर बेगुनाही साबित करने का बोझ होता है और सजा में कारावास शामिल हो सकता है। इसके बिल्कुल विपरीत फेमा ने विदेशी जो मुद्रा उल्लंघन है उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और उन्हें दीवानी अपराधों में जो माना जाए उसमें इन अपराधों को मुकदमे की बजाय आर्थिक दंड लगता है। ठीक है, 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से इसमें बोला है सार्वजनिक क्षेत्र की जो वस्तुएं उसके संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। इसके लाभ में केवल विशिष्ट उपभोक्ता तक ही सीमित होते हैं जिसके लिए यहाँ पर भुगतान करता है। पहला 10वीं का पहला यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर निजी वस्तु का वर्णन जो ये कथन है निजी वस्तु का वर्णन करता है, ना कि सार्वजनिक वस्तुओं का। निजी वस्तुएं अपवर्जनीय और प्रतिस्पर्धी होती है, इनके लाभ केवल वही उपभोक्ता प्राप्त करता है जिसके लिए यहाँ पर भुगतान करता है। इसके विपरीत सार्वजनिक वस्तुएं समाज के सभी सदस्यों के लिए एक साथ उपलब्ध होती है, चाहे वह भुगतान किया हो। यह इसके पारंपरिक उदाहरण जैसे राष्ट्रीय रक्षा, सड़क, प्रकाश, ना व्यवस्था, ये सब चीज। तो पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड बोला है किसी को भी उनके लाभों का प्रयोग करने से वंचित करने का कोई व्यवहारिक तरीका नहीं है। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ये आर्थिक बोझ के संबंध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति का सही वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो सही वर्णन कर रहा है ये हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर है इसकी परिभाषित विशेषता कानूनी दायित्व और आर्थिक बीच जो बोझ होता है उसके बीच अलगाव। ठीक है, भुगतान करने की कानूनी जिम्मेदारी उत्पादक या विक्रेता पर होती है। ठीक है, लेकिन इसी बोझ को वस्तु सेवा की कीमत में शामिल करने के लिए अंतिम भुगतान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। भारत में जीएसटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन 12 अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ने बोला कि न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट जिसको बोलते हैं इसकी कंपनियों को कॉर्पोरेट आयकर देने से अनिश्चित काल के लिए बचने की अनुमति देता है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि मैट जो है इसको विशेष रूप से कंपनी को अनिश्चित काल तक के जो कर चोरी ये उससे बचने के रोकने के लिए प्रस्तुत किया गया था और मैट के पहले कई कंपनियां यहाँ पर प्रचुर बुक प्रॉफिट जो था उसको दिखाने के बावजूद आयकर अधिनियम के तहत यहाँ पर उपलब्ध कटौती, छूट और प्रोत्साहन का लाभ उठाकर काफी कम और शून्य कॉर्पोरेट टैक्स देती थी। पहला गलत हो जाएगा। सेकंड बात है मैट एक ऐसा तंत्र जो सुनिश्चित करता है कि कंपनियां अपनी बही खाते मुनाफे एक आधारभूत संरचना जो न्यूनतम होती है वो कर भुगतान करें। सेकंड बात करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 13 राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का निर्धारण कैसे किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका निर्धारण किया जाता है सकल कर राजस्व के कर संग्रहण की लागत और उपकर अधिभार को घटा करके। बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 16वें वित्त आयोग की सब्सिडी के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में विचार करना है। ये लाभार्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए बिना शर्त नगद हस्तांतरण के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 16वें वित्त आयोग ने बिना शर्त के यहाँ पर नगद हस्तांतरण का समर्थन नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर इसके विपरीत दृष्टिकोण को अपनाया है। और आयोग के अनुसार ऐसी योजनाओं में लाभान्वित जो संख्या है उनकी अत्यधिक होती है, काफी ज्यादा होती है और उनका लक्षित चयन ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे क्या राजकोषीय अक्षमता बढ़ती है। और आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यों को बिना शर्त नगद हस्तांतरण दूरी बतानी चाहिए। पहला गलत है। सेकेंड ये देखा गया कि राज्यों में सब्सिडी को अक्सर सहायता या अनुदान के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 आंसर बी 14 का सही है। 15 है 15 स्वयं सहायता समूह एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होते हैं उसके उद्योग जो होते हैं उद्धव उसके पीछे औचित रूप में जो संदर्भ में विचार करना है। पहली बात यहाँ से 15 की स्वयं सहायता समूह औपचारिक बैंकिंग संस्थानों की जो कठोर संपार्श्विक आवश्यकता उसके कारण उत्पन्न ऋण अंतराल को दूर करते हैं। पहली बात सही है, हटाते हैं। सेकंड बात है वे ग्रामीण बचत को एकत्रित करके नाम मात्र ब्याज दरों पर ऋण देकर सूक्ष्म ऋण को बढ़ावा देते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बात एकदम करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण गरीब जिनके पास बड़े पैमाने पर ऐसी संपत्ति का अभाव होता है वो व्यवस्थित रूप से औपचारिक ऋण चैनलों से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण है? मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण में से कौन से है ये बताना है आपको। देखो जो गुणात्मक उपकरण है ये हो जाएगा आपका
मौद्रिक नीति गुणात्मक ऊपर सीमांत आवश्यकताएं जो होती हैं, ठीक है, ये हो जाएगा तो आपका सीमांत आवश्यकताएं। और ऋण की राशनिंग दे रखा है। और नैतिक अनुनय हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई 3 इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सी। 2, 3, 4 खुले बाजार की प्रक्रिया इसमें नहीं होगी, याद रखना है। इसकी जगह क्या होगा? इसकी जगह होगी नैतिक अनुनय, है ना, नैतिक अनुनय इसमें दे रखा है। और क्या होगी? खुले बाजार की प्रक्रिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई इसमें होगी, इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। 3 बातें करेक्ट हैं। 17 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो 2 दरें हैं इसमें भारित औसत कॉल मनी रेट के दैनिक उतार चढ़ाव के लिए कॉरिडोर निर्धारित करती है? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये जो सीमांत स्थायी जमा सुविधा है और दर स्थायी सुविधा होता है, इसको लेकर के यहाँ पर 2 दरें जो होती हैं, भारित औसत यहाँ पर कॉल मनी रेट और दैनिक उतार चढ़ाव के लिए कॉरिडोर निर्धारित करेंगी। लिख सकते हो पॉइंट बना के, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा 17 का, ठीक है। और आरबीआई से तरलता से समायोजन सुविधा एलएफ के तहत कॉरिडोर के भीतर रखता है। क्वेश्चन 18 घरेलू बाजार दरों में कमी के कारण मौद्रिक संचरण की किस माध्यम से घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर, ये हो सकता है विनिमय दर चैनल, ठीक है। विनिमय दर चैनल घरेलू ब्याज की जो दर होती है उसमें कभी से घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है। और एक और इससे वैश्विक जो बाजार है उसमें निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा और क्या होगा? घरेलू मांग एवं आर्थिक जो गतिविधि है वो वृद्धि होगी। और दूसरी तरफ इससे आयातित वस्तु जो होती है जैसे कच्चा तेल, है ना, ये सब, उसमें क्या होगा? उसके मूल्य में सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आयात महंगा हो जाएगा। आंसर डी क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर यहाँ से सही हो जाएगा इसका। यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किस विकास बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया? आंसर हो जाएगा ये किया गया है एक तो भारतीय लघु बैंक विकास बैंक सिडबी, ठीक है, उसके बाद एक्जिम बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक। यहाँ से निजी क्षेत्र के बैंक आपस में नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए के वर्गीकरण के संबंध में विचार करना है। उपमानक परिसंपत्ति, संदिग्ध यहाँ पर परिसंपत्ति और घाटे वाली परिसंपत्ति। तो देखो यहाँ पर जो 20 नंबर में है पहला स्टेटमेंट, ये बोला है इसका कि उपमानक संपत्ति जो परिसंपत्ति होती है ये आपकी हो जाएगी यहाँ से, ये यदि यहाँ पर सदी संपत्ति 12 महीने उससे अधिक या उससे कम की अवधि के लिए होती है तो, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर? बोला 18 महीने से अधिक की, गलत हो गया। सेकंड बात है संदिग्ध परिसंपत्ति यहाँ से ये गलत है भी, क्योंकि यहाँ पर ये 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए होगी, 18 बोल रहा है। घाटे वाली परिसंपत्ति, घाटे पहचान को हो गई हो लेकिन उसे पूरी तरह से राइट ऑफ में नहीं डाला गया, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 3 करेक्ट है ये। आंसर क्या होगा? केवल 3, तो आंसर हो जाएगा, मतलब केवल 3 का मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा ना, एक बात सही है। 20 का 21 आते हैं। 21 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स जो फंड है उसके बारे में, ट्रांसफर जो प्रणाली है नेफ्ट के बारे में, इसमें लेनदेन क्या होता है? क्रेडिट या वापसी में देरी होने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान है। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बात है ये पूरी तरह से घरेलू भुगतान प्रणाली और इसका उपयोग किसी सीमा पार जो विधि होती है निधि उसमें हस्तांतर के लिए नहीं किया सकता है, ये बात गलत है। इसमें भी कर सकते हो, है ना। और बचत बैंक खाता ग्राहकों को ऑनलाइन नेफ्ट लेनदेन की सुविधा के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता है, एकदम करेक्ट बात है। आंसर क्या होगा? एक और 3 करेक्ट है, सी। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है। प्रमुख मदों के साथ जो व्यय है उसके तहत यहाँ पर केंद्रीय बजट 2026-27 में जो वित्तीय आवंटन है उसके आधार पर किन क्षेत्रों को घटते क्रम में पर लगाना है? जो क्षेत्र यहाँ पर थे उसके प्रमुख मद के हिसाब से घटते क्रम में लगाएंगे। पहला कौन सा आएगा? पहला बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर मतलब बड़ा से उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, है ना। तो जो आएगा पहले यहाँ से, ये आएगा आपको यहाँ से परिवहन, ठीक है। परिवहन करीब यहाँ पर 5,98,520 करोड़। रक्षा को लेकर के 5,94,000। रक्षा कहाँ पर है? पहले में, ठीक है। 2-1 हो गया आपका। उसके बाद ग्रामीण विकास, तीसरे नंबर में ग्रामीण विकास में आपका 2,73,000 करीब, है ना। और कृषि संबद्ध गतिविधियों में करीब 1,65,000। चौथा 2-1-3-4 करेक्ट आंसर बी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 23 आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में 2025 का पैराडॉक्स शब्द का तात्पर्य क्या है? पैराडॉक्स जो शब्द है इसका तात्पर्य है करेक्ट आंसर कि यहाँ पर जो मजबूत समष्टि आर्थिक और जो प्रदर्शन है इसके बावजूद वैश्विक व्यवस्था इस सफलता को मुद्रा स्थिरता या पूंजी प्रवाह के लिए साथ पुरस्कार नहीं करती है। बी क्या होगा? इसका आंसर होगा 23 का, ठीक है। 23 का बी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 24। इसमें बोला व्यापार उपचारात्मक उपायों के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा, ठीक है।
तो कौन सा सही होगा इसमें से 24 में जो हो जाएगा आपका ये जो व्यापार उपचारात्मक उपाय है उसमें से कौन सा सही है, व्यापार उपचारात्मक जो उपाय है उसके हिसाब से आपका सही होगा। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी केवल तभी लगाई जा सकती है जब डंप किए गए आयात किसी घरेलू उद्योग की तुलना काफ़ी उद्योग के यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचाता या तो उसका खतरा हो सकता है। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा, व्यापार उपचारात्मक का एक अच्छा विकल्प ये बताता है सी स्टेटमेंट 24 का। 25 नंबर है, वस्तु सेवा कर GST के बारे में विचार करना है। ये गंतव्य आधारित उपभोग कर है। 25 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड बात है, इसमें विभिन्न केंद्रीय राज्य करों का विलय कर दिया गया है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, वर्तमान में 5 पेट्रोलियम उत्पादों को GST से बाहर रखा गया है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, चौथा, सभी वस्तुओं के लिए यहाँ पर इसकी जो एक ही मानक दर 18% होगी। ये बात गलत है क्योंकि अब GST की कोई दर यहाँ पर तय नहीं है। ये एक मल्टी स्ट्रक्चर के तहत काम करिए, इसमें 0, 5, 12, 18, 28 स्लैब है, उसमें उसके आधार पर देखी जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 करेक्ट है, चौथी बात गलत हो जाएगी। आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर सी करेक्ट है 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 यहाँ से राष्ट्रीय आय उत्पादन जो है जो पद्धति उसके बारे में ये बोला कि किसी क्षेत्र के शुद्ध योगदान कौन सा पद दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा, ये दर्शाता है मूल्यवर्धन। ठीक है, देखो मूल्यवर्धन बराबर होता है कुल उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती इनपुट का मूल्य। ये मूल्यवर्धन अर्थव्यवस्था में उस क्षेत्र के शुद्ध योगदान को दर्शाता है, अर्थात इसे अपने द्वारा उपयोग किए गए इनपुट के अतिरिक्त कितना मूल्य नया सृजित किया गया ये बताता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी करेक्ट। 27 है, यहाँ से ये बोल रहा है कि लकड़वाला समिति के दृष्टिकोण के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला, निर्धनता का अनुमान कैलोरी उपभोग मानकों पर आधारित था। पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। निर्धनता के अनुमानों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकी का उपयोग किया गया था। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो लकड़वाला समिति ने राष्ट्रीय लेखा जो है उसका यहाँ पर उपयोग करके निर्धनता के अनुमानों को स्केल की सिफारिश नहीं की थी। वास्तव में इसने स्पष्ट रूप से NAS के आधार पर स्केलिंग को बंद करने का सुझाव दिया था। सेकंड गलत होगा, निर्धनता रेखा को अद्यतन करने के लिए CPI-IW को और CPI-AL को उपयोग किया था। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। 27 नंबर है, 27 हो गया सी। 28 नंबर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के बारे में विचार करना है। उनके शेयरधारिता के योगदान को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आएगा आपका यहाँ से क्या, देखो पहला आपका आएगा केंद्र सरकार, ठीक है, दूसरा प्रायोजित बैंक, तीसरा आपका राज्य सरकार आएगी। ठीक है, 1, 2, 3 इसका आंसर होगा क्योंकि केंद्र सरकार का करीब यहाँ पर 50%, राज्य सरकार जो प्रायोजित है उसका 35%, उससे कम देता है कौन, राज्य सरकार 15%। ठीक है, तो एक तरह से ये रेशियो इनका है। ठीक है, आंसर क्या होगा, एक करेक्ट है 28 का। 29 नंबर है, 1990 के दशक की शुरुआत में आई मंदी के दौरान बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि और 2000 की घटक जो दशक है उसमें मध्य में तहत गिरावट और वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान इसमें फिर से वृद्धि देखा गया था। ठीक है, और इस प्रकार की बेरोजगारी को कैसे संदर्भित करेंगे, इसको संदर्भित करेंगे कैसे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का डी, चक्रीय बेरोजगारी के रूप में। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी के दौरान व्यापार चक्र दौरान आर्थिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन के साथ उत्पन्न होती है और आर्थिक मंदी के दौरान वस्तुओं सेवाओं की मांग में कमी के कारण उन लोगों की नौकरियों की कमी हो जाती है जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2026-27 के लिए बिहार के राजस्व जो प्राप्ति है उसके संबंध में विचार करना है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा सबसे बड़ा है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये सही है क्योंकि कर राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा घटक है। इसके दो भाग होते हैं, केंद्रीय करों का राजस्व की हिस्सेदारी और राज्य का अपना स्वयं का राजस्व। ठीक है, पहला करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड यहाँ से केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान गैर कर राजस्व से अधिक होगा। सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान करीब 51,896 करोड़ राजस्व प्राप्ति का 18% होने का अनुमान है, जबकि राज्य का अपना गैर कर राजस्व कुल संसाधन का 75,203 करोड़ लगभग यहाँ से इससे जाता होगा। तो दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट है, सी आंसर होगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
31 यहाँ से बजट अनुमान 2026-27 के लिए बिहार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं? आंसर हो जाएगा 31 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये है 2,85,27711,053 मतलब सी नंबर यहाँ से में इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 32 आते हैं, डेटा आप याद कर लो इसका। राइट, क्वेश्चन 32 है इसका, ये बोला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2025-26 बजट अनुमान से 26-27 बजट अनुमान के बीच वृद्धि दर्ज की गई कितनी, या किस क्षेत्र में? आंसर हो जाएगा 32 का, ये ग्रामीण विकास में। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। राइट, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से ए करेक्ट है 32 का। 33 आते हैं, 33 है निम्नलिखित में से कौन सी बिहार बजट 2026-27 में घोषित प्रमुख अवसंरचना परियोजना है? आंसर हो जाएगा 33 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये परियोजना बी नए 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है ना, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ से 34 बोले कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार राज्य के बजट का कुल आकार क्या है? करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा ये 3,589.76। क्वेश्चन नंबर 35 है औद्योगिक नीतियों और उनकी जो मुख्य वैचारिक यहाँ पर विशेषताएं उसके बारे में विचार करना है। औद्योगिक नीति 1948 ये क्या है? ये बोला है कि ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल को शुरुआत हुई थी। यहाँ से पहली बात करेक्ट है। औद्योगिक नीति 1956 में क्या हुआ था? 1956 में हुआ था कि ये निजी के प्रभुत्व के माध्यम से समाज में पूंजीवादी की स्थापना। ये बात गलत है यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1956 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से समाज के समाजवादी जो स्वरूप थे उसकी स्थापना के उद्देश्य पर आधारित था, ना कि पूंजीवादी का स्वरूप पर। औद्योगिक नीति 1991 ये औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन और प्रत्यक्ष निवेश जो है उसके लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो 2 बातें इसकी सही है। 36 नंबर है अभिकथन ए और कारण आर। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि के भीतर एक पूंजीवादी प्रवृत्ति को उदय को जन्म दिया था। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आर प्रगतिशील किसानों ने अपनी भूमि को पट्टे पर देने के लिए बजाय यहाँ पर व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत एक व्यावसायिक उद्यम के रूप में संचालित करना शुरू कर दिया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों एकदम सही है। आंसर 36 का हो जाएगा आपका ए। 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान 16वें वित्त आयोग द्वारा समाप्त नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा 37 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के अनुदान यहाँ पर ये समाप्त नहीं किया गया है। क्या होगा? 37 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। 38 है सरकारी बजट में प्राथमिक घाटे की जो गणना है इस प्रकार की जाती है। किस प्रकार ये गणना जो है ये की जाएगी? कैसे? राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, राजस्व घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार को जोड़कर छोड़कर हटाकर, है ना। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो सही आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है 39 निर्यातिक जो यहाँ पर निर्यातित उत्पाद पर शुल्क और करों की छूट योजना के बारे में विचार करना कौन सा सही होगा? इस योजना का उद्देश्य उन केंद्रीय राज्य स्थानीय जो कार्य है उसका शुल्क की वापसी करना जिनका रिफंड किसी अन्य व्यवस्था के तहत नहीं किया गया, ताकि निर्यात पर 0 रेटिंग सुनिश्चित की जा सके। 39वें का क्या होगा? 39वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है ROD TEP स्कीम को WTO के नियमों का पालन करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम की जगह लाया जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, बाकी सब इसके गलत हो जाएंगे। पहले सही पूछा तो यहाँ से ए का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है 40 विश्व व्यापार संगठन WTO की जो सम्मिलित हालिया घटनाक्रम उसके बारे में विचार करना है। विश्व आर्थिक संगठन जो विश्व व्यापार संगठन अपनी सर्वोच्च जो निर्णय लेने वाली संस्था होती है इसके रूप में मंत्री स्तरीय सम्मेलन को आयोजन करता है और यहाँ सदस्य देश के व्यापार के संबंधित प्रमुख जो निर्णय लेने वाले सक्षम बनाता है। पहला क्या होगा? 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट है। सेकेंड बात है भारत डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की सीमा शुल्क को रोक और निश्चित काल पर जारी करने का समर्थन करता है। सेकेंड बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड बात है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन कस्टम ड्यूटी पर लगी रोक को अनिश्चित काल तक जारी करने का समर्थन नहीं करता है और भारत में यह लगातार चिंता जताई जा रही है और इस पर रोक जारी रहने से टैरिफ होने वाली जो आय उसमें कमी आती है। सेकेंड गलत है। तीसरा मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता उन सब्सिडी को विनियमित करने का प्रयास करता है जो अत्यधिक मछली पकड़ने और संसाधनों को छड़ने में योगदान देती है। तीसरी बात क्या? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा 14वें WTO सम्मेलन जो था अंतर्राष्ट्रीय
मंत्री मस्त्री, उसमें 31 दिसंबर 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क न लगाने की प्रथा जारी करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। चौथी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, 2 बातें, एक ए नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। 41 है, 41 यहाँ से इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति ढांचे के प्रमुख घटक हैं? मौद्रिक नीति ढांचे के प्रमुख घटक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। यहाँ से एक तो साधन, परिचालन लक्ष्य और मध्यवर्ती लक्ष्य, तीनों बातें यहाँ से सही होंगी। ठीक है, डी आंसर होगा। 42 नंबर देखते हैं, 42 नंबर। यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन है, कॉल मनी मार्केट के संबंध में विचार करना है। ये एक ओवरनाइट इंटर बैंक मार्केट है जिसका उपयोग अस्थायी धन की कमी को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। पहली बात क्या होगी? 42 का स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात है, इसकी ब्याज दरें स्थिर होती है और आरबीआई द्वारा विनियमित होती हैं। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर कॉल मनी मार्केट में ब्याज दरें आरबीआई द्वारा तय ये विनियमित नहीं होती, ये पूरी तरह से विनियंत्रित होती हैं और बाजार में मांग आपूर्ति की स्थितियाँ द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा यहाँ से गलत होगा। तीसरा, लेन देन में जमा के रूप में क्लीन लोड जो लेंडिंग है वो शामिल होती है। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के बारे में विचार करना है। एमपीसी प्रथम जो है उसका गठन 2016 में किया गया था। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के पदाध्यक्ष होते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, एमपीसी के लिए जो वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना आवश्यक होता है। तीसरी बात भी सही है। एमपीसी की बैठक के लिए गणपूर्ति 4 सदस्य होते हैं, ये भी बात करेक्ट है। चारों बातें करेक्ट हैं। आंसर 43 का क्या होगा? डी 1 2 3 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रमुख यहाँ पर जो सर्किट है समष्टि आर्थिक जो घटना है उसके बारे में विचार करें। तरलता जाल तब उत्पन्न होता है जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति विकास को प्रोत्साहित करने में विफल रहती है, क्योंकि ब्याज दरें शून्य के करीब होती हैं। 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड बात, फिलिप्स वक्र किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दरों और बेरोजगारी दरों के बीच एक प्रत्यक्ष सकारात्मक संबंध को स्थापित करता है। सेकेंड बात क्या होगी? 44 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि जो फिलिप्स वक्र है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक व्युत्क्रम और नकारात्मक संबंध स्थापित करता है, ना कि प्रत्यक्ष और सकारात्मक। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, क्राउडिंग आउट प्रभाव तब होता है जब पैमाने पर सरकारी उधार ब्याज दरों को बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पर निजी क्षेत्र में निवेश कमी आती है। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर सी 44 का। 45 है, 45 नंबर है, समर्पित माल ढुलाई गलियारा के बारे में विचार करना है। इसकी परिकल्पना 2015 में पूर्वी जो डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी के साथ की गई थी। पहला क्या होगा? 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना की परिकल्पना 2015 में नहीं की गई थी। इसकी घोषणा 2005 में रेल बजट के साथ यहाँ पर की गई थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड बात है, पूर्वी समर्थित माल ढुलाई गलियारा जो है ये जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित होता है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा होता है। गलत हो जाएगा। आगे जापान क्या लिखा है इसमें? पूर्वी जापान इंटरनेशनल को है ना, तो पूर्वी, तो यहाँ पे पूर्वी विश्व। सेकेंड बात इसलिए, तीसरी बात इसलिए यहाँ पर सेकेंड बात यहाँ से इसलिए गलत होगी क्योंकि ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, जबकि पश्चिमी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा होगी, है ना। ये पूर्वी नहीं होगी, पश्चिमी एजेंसी होगी। ठीक है, इस वजह से गलत है। तीसरा यहाँ से तीसरा हो जाएगा यहाँ से आपका पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा उत्तर प्रदेश के दादरी को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जोड़ता है। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, डीएफसी में विशेष रूप से कंटेनरीकृत निर्मित वस्तुओं के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें थोक कृषि वस्तुओं का निषेध होता है। चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर डीएफसी केवल कंटेनरीकृत निर्मित वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसमें कंटेनरीकृत जो कार्गो थोक वस्तुओं के जो ले जाने की जो डिजाइन है उसके लिए भी करते हैं। ठीक है, जिससे क्या खाद्यान्न और उर्वरक, सीमेंट, कोयला, अन्य कृषि पर भी औद्योगिक सामान शामिल हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसका 1 2 4 गलत है, गलत पूछा है। आगे आते क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 यहाँ से औद्योगिक उत्पादन
सूचकांक किस यहाँ पर क्षेत्र का भार सर्वाधिक होगा? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर यहाँ से होगा आपका, ये क्या होगा? सी, मतलब विनिर्माण इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 है अनुलाप कर जो होता है उसके बाद और वैचारिक अनुप्रयोग के बारे में विचार करना है। ये नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकारों पर कर लगाता है, जैसे कि यहाँ पर कंपनी द्वारा प्रदान किया गया आवास। पहला क्या होगा? 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है केवल ऑफिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर उपयोग की जाने वाली कंपनी की ही कार पूरी तरह से कार्ययोग्य होगी। कंपनी कार पूरी तरह से कार्ययोग्य है, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अनुलाप मूल्यांकन पर सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो बोर्ड होता है उसके नियम के अनुसार विशेष रूप से केवल ऑफिस के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली कंपनी की कार के अनुलाप के रूप में कर योग्य नहीं मानी जाती है। कर देयता केवल तभी उत्पन्न होती है जब कार का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए या आधिकारिक और व्यक्तिगत दोनों के उपयोग के लिए मिश्रण किया जाता है। ओनली वन करेक्ट है आंसर। यहाँ से एक बात 47 का सही हो जाएगा। आगे 48 आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर है वित्त वर्ष 2025 में भारत के निर्यात प्रदर्शन के संबंध में विचार करने कौन सा गलत होगा? इसमें जो गलत है, पहला तो स्टेटमेंट यहाँ सही होगा, क्योंकि वित्त वर्ष 25 में भारत का कुल जो निर्यात है ये 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, सही बात है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड भी सही है, ठीक है। जो 25 से 24 के बीच यहाँ पर जो निर्यात का हिस्सेदारी करीब 1 से बढ़कर 1.8 हो गई है ना, 5 से 24 के बीच। और भारत का जो वस्तु निर्यात है, ठीक है, ये क्या है? ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम वस्त्र जो निरंतर है पेट्रोलियम और रत्नों पर निर्भर है, जो कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा है। सी बी गलत हो जाएगा, ये सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या गलत ही पूछा था, तो सी यहाँ से आंसर होगा। 49 नंबर है आपूर्ति पक्ष में वृद्धि के मुख्य यहाँ पर चालक के रूप में किस क्षेत्र की पहचान की गई, जिससे यहाँ पर वित्त वर्ष 26 के लिए सकल मूल्य वर्धित जीवीए अब तक की सबसे अधिक यहाँ पर 56.5% की हिस्सेदारी हासिल की है। आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर। यहाँ से क्या होगा? 49 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, जैसे सेवाएं, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण समय पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस योजना की नई घोषणा की गई थी? आंसर हो जाएगा 50 का दिव्यांग सहारा योजना, इसका सही आंसर होगा। उसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर आर्टिफिशियल जो लिम्बस है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उत्पादन बढ़ाने और यहाँ पर योजना को सहायता उत्पाद को डिजाइन को लेकर आर्टिफिशियल को लेकर के उन्नत तकनीक में शामिल करना और इसके विकलांगता सहायता तंत्र को आधुनिकीकरण करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 यहाँ से इसमें बोला कि एक आर्थिक साधन के रूप में कराधान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है इसमें बोला अनुपातिक आयकर आर्थिक उतार चढ़ाव के विरुद्ध स्वचालित स्थिरीकरण के रूप में काम करता है। पहली बात करेक्ट है। मंदी के दौरान अनुपातिक करों का कारण खर्च योग्य आय में गिरावट कम तेजी से आती है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा सभी प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील नहीं होते हैं क्योंकि वे अनुपातिक भी हो सकते हैं, तीसरा करेक्ट है। आंसर 51 का 1, 2, 3 डी करेक्ट है। 52 नंबर क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग द्वारा कर हस्तांतरण के लिए वन मानक के संबंध में विचार करना है। यह अपनी गणना में केवल सघन और मध्यम सघन वनों पर विचार करता है। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि केवल सघन और मध्यम सघन वनों पर विचार करना 15वें वित्त आयोग का दृष्टिकोण था, ना कि 16वें वित्त आयोग का। 16वें वित्त आयोग ने खुले वनों को भी शामिल करने का क्षेत्र की गणना का विस्तार किया। इसमें यहाँ पर खुले वनों के लिए 0.30 का विभेदित भार निर्धारित किया है, ठीक है। पहला गलत है। सेकेंड बात ये 2015 और 2023 के बीच कुल वन क्षेत्र में हुई वृद्धि में राज्य की हिस्सेदारी को भारांश प्रदान करेगा, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा अब ये कुल वन क्षेत्र की गणना में खुले वनों की भी शामिल करेगा, तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत है। अच्छा पूछा क्या है? गलत पूछा है, एक गलत हो जाएगा, है ना, मतलब ए नंबर गलत है। 53 है बाजार मूल्यों में जीडीपी की गणना की सब्सिडी की भूमिका को विचार करने कौन यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसको समझाता है? स्पष्ट रूप से समझाएगा बाजार मूल्यों पर जीडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है, ठीक है, जिसकी गणना किस प्रकार की जाती है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इक्वल अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। आंसर बी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त करने के लिए उन्हें अप्रत्यक्ष करों में क्या किया जाता है? घटाया जाता है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 54 नंबर है। 54 बोला है कि आर्थिक विकास को मापने के लिए समानता निम्नलिखित में से किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। इसमें करते हैं एक तो मानव विकास सूचकांक का, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, वास्तविक जीडीपी विकास दर इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, वास्तविक विकास जीडीपी दर जो है ये आर्थिक विकास का हिस्सा नहीं बल्कि यहाँ पर आर्थिक समृद्धि का एक संकेतक होगा। 1 2 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 55 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच जिसने यहाँ पर उदारीकरण सहित यहाँ पर आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी और जिसे एक गंभीर आर्थिक संकट के दौरान लॉन्च किया गया था, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर पीवी नरसिम्हा राव, सी आंसर इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार की जो प्रक्रिया है उसके बारे में विचार करें। प्रत्यक्ष ओएमओ में तरलता से स्थायी परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें वापस लेने की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। रेपो स्थायी सुविधा से तरलता को प्रविष्ट करता है क्योंकि पुनर्विक्रय शर्तों से पहले तय होती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि पुनर्खरीद समझौता रेपो एक ऐसा लेनदेन है जहाँ केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से एक तरल सख्तपूर्व सहमत अनुबंध जो है उसके साथ प्रतिभूतियां खरीदता है और उन्हें बैंक में यहाँ पर एक निश्चित समय के भविष्य के लिए यहाँ पर तारीख की कीमत तक वापस खरीद लेता है। ठीक है, तो ओनली 1 करेक्ट है 56 का। ठीक है, 56 से हो गया 57 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ना। 57 नंबर है, गलत पूछा है तो दो। 57 है, घरेलू विनिर्माण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में अप्रत्यक्ष कर संरचना निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव प्रस्तावित करता है? आंसर हो जाएगा ये बदलाव जो प्रस्तावित करता है वो सोलर ग्लास को निर्माण और उपयोग किए जाने वाले सोडियम जो एंटीमोनेट है उसके आयात पर BCD से छूट करना। ठीक है, डी आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा राइट, डी आंसर करेक्ट आंसर है। देखो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं इकोनॉमिक के आपको बहुत अच्छे से टॉपिक कवर करना है क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा हमारा टफेस्ट सब्जेक्ट बनाता है। अगर BPSC ने क्वेश्चन कठिन बना दिए, इकोनॉमिक के क्वेश्चन कठिन कर दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को गलत होगा। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन में बताता जा रहा हूँ चीज़ों को, उतने आप लिख के टॉपिक को अच्छे से करते जाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और BPSC पेपर भी आपको क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि किसी को नहीं पता पेपर कैसा देगा, है ना। AEDO का पेपर देखते हुए पेपर कठिन हो सकता है ना। माइंड में एकदम पिक्चर से निकाल देना है कि क्वेश्चन सरल आएगा या आसान होगा, है ना। ये बाइट निकाल दो कि कठिन होगा नहीं, सरल होगा नहीं, कैसा होगा नहीं पता, बट आप अपने टाइप से पूरी तैयारी करके अच्छे से जाओ। ठीक है, आंसर क्या 57 का? डी करेक्ट। 58 आते हैं। 58 केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष करों के बदलाव के संबंध में निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। पहली बात है, विदेश यात्रा पैकेज पर स्रोत कर एकत्रित कर की दर को घटाकर 2% कर दिया गया जिसमें कोई न्यूनतम राशि सीमा नहीं है। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। आदिवासियों को उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट जो होता है उससे छूट वापस ले ली गई है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि पर छूट वापस लेने का बजाय उन्हें केंद्रीय बजट 26-27 में वास्तव में आदिवासियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर से मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है, न कि वापस ले ली गई है। गलत हो जाएगी बात। सभी शेयरधारकों के लिए बाय बैंक टैक्स को अब कैपिटल गेंस माना जाएगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, सी। 59 नंबर, केंद्रीय बजट यहाँ पर 26-27 में निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ने वाले एक नए समर्पित माल गलियारा की स्थापना की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 59 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ से 59 का बी, दानकुनी से सूरत इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 60। संतुलित बजट जो गुणक है इसका मान क्या होगा? करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा। इसका जो मान है ये इकाई यूनिटी संतुलित बजट गुणक है जो इसमें राष्ट्रीय आय में होने वाले उस परिवर्तन को दर्शाता है जब सरकारी व्यय उसके कराधान में समान मात्रा में बढ़ा जाता है जिससे बजट संतुलित बना रहता है। ठीक है, और हावे लमो प्रमेय की जो प्रमेय होती है उसके अनुसार, थ्योरम के अनुसार स्थापित जो सिद्धांत है उसके अनुसार जब सरकार अपने खर्च में वृद्धि करती है और साथ ही ठीक से उतनी ही राशि से करों में भी वृद्धि करती है तब यहाँ पर सरकारी खर्च में वृद्धि राष्ट्रीय आय से उस पर पूर्ण प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रभाव पड़ेगा और बढ़ा हुआ टैक्स निजी खर्च को कम करेगा, लेकिन यहाँ पर केवल आंशिक रूप से क्योंकि परिवार को अपनी खपत टैक्स की पूर्ण राशि कम कटौती करनी होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन 61 है। अभिकथन ए यहाँ पर है टैक्स गुणक का निरपेक्ष मान सरकारी व्यय की गुणन की तुलना में हमेशा कम होता है। पहला 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, प्रत्यक्ष खर्च के विपरीत कार्य प्रयोज्य आय पर अपने प्रभाव माध्यम से गुणक प्रक्रिया में प्रवेश करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी सही क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि उसकी जो परिणाम है उसके अंतर में इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने अर्थव्यवस्था में किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं और कर गुणक का निरपेक्ष मान हमेशा सरकारी
वे गुणक से कम होता है, और कीन्स अर्थशास्त्र में ये बात बताई थी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 61 का एक करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन 62, सार्वजनिक वस्तुओं के अर्थशास्त्र के संबंध में विचार करना है। फ्री राइडर समस्या उपभोक्ताओं और यहाँ पर उत्पादकों के बीच भुगतान का संबंध को तोड़ देती है। पहला 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। फ्री राइडर की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि यहाँ पर सार्वजनिक वस्तुएं गैर अपवर्जनीय होती हैं, यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति के लिए भुगतान करता है, यानी इस बात की परवाह के बिना उसे उपभोग को रोका नहीं जा सकता है। यह स्थिति भुगतान और उपभोग के बीच बुनियादी जो बाजारी संबंध है उसको तोड़ देता है। सेकेंड बात है, सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं, जिसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे के लिए उनकी उपलब्धता तक सीमित नहीं करता। सेकेंड गलत है, क्योंकि गैर प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है कि किसी सार्वजनिक वस्तु का एक व्यक्ति द्वारा उपभोग करने के लिए दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होती है, और सभी व्यक्ति एक ही वस्तु के साथ उपभोग कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर किसी भी को लाभ की कोई कमी नहीं आती है। ओनली वन करेक्ट है। आंसर एक यहाँ से होगा 62 का। 63 नंबर है, ग्रामीण जो ऋण बाजार है उसके संबंध में विचार करना है। कृषि में लंबी परिपक्वता अवधि बाह्य ऋण का निर्भरता को दर्शाती है, यह उसको बढ़ाएगी। पहली बात क्या होगा, 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये जो होगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेकेंड बात है, संस्थागत ऋण औपचारिक ऋणदाता होती हैं, औपचारिक ऋणदाता होते हैं, उससे जुड़े ऋण जाल के जोखिम को कम करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि अनौपचारिक ऋणदाता जैसे कि साहूकार आमतौर पर अत्यधिक ब्याज दरें क्या होते हैं वसूलते हैं और शोषणकारी पुनर्भुगतान शर्तें थोपते हैं। तीसरी बात है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा ग्रामीण ऋण के विस्तार से उधारकर्ताओं द्वारा उत्पादक जो निवेश होते हैं वो स्वचालित रूप से सुनिश्चित होता है। इसका ये बात गलत है, क्योंकि ग्रामीण ऋण का विस्तार इस बात की स्वचालित गारंटी नहीं देता है कि उधार ली गई राशि का उपयोग उत्पादक निवेश में ही किया जाएगा। ग्रामीण ऋण का एक बड़ा हिस्सा अक्सर उत्पादक कृषि और व्यावसायिक निवेश के बजाय उपभोग की जरूरतों को चिकित्सा आपात स्थिति और सामाजिक खर्चों जो पुराने ऋण है पुनर्भोजन उसमें करता है, ठीक है। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी, यहाँ से क्या होगा इसका 63 का सही आंसर हो जाएगा। 64 यहाँ से देखते हैं। 64 बोला है कि समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचा तैयार किया था जो सरकार को आरबीआई के विशेष भंडार के हस्तांतरण का निर्देश देता है। आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये विमल जालन समिति, बी यहाँ से आंसर होगा। विमल जालन समिति ने जिसे औपचारिक रूप से आरबीआई के वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति के रूप में गठित किया गया था, और इसकी स्थापना दिसंबर 2018 में पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर विमल जालन की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 65 नंबर है, सेज अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पर विशेष आर्थिक जोन के बारे में विचार करना है। सेज के भीतर इकाइयों को केवल व्यापार संचालन और शुल्क के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। पहला 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, वे अनिश्चित काल के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट को पूरी तरह से मुक्त होते हैं। बात गलत है, क्योंकि सेज इकाइयों से शुरू में मैट से छूट दी गई थी, लेकिन वित्त अधिनियम 2011 के तहत इसे छूट वापस ले ली गई थी, और डेवलपर्स इन इकाइयों को न्यूनतम वैकल्पिक मैट के लिए उत्तरदायी बना दिया था, और इसलिए यहाँ पर छूट न तो पूर्ण न ही अनिश्चित काल है। सेज विशेष रूप से केवल विनिर्माण क्षेत्र की सीमित है और उसमें सेवाएं शामिल नहीं होंगी। तीसरा गलत है, ठीक है। चौथा, विशेष रूप से विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र में भीतर ऑफशोर बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 4 करेक्ट है ना, 1 और 4 करेक्ट है तो क्या होगा, सी करेक्ट है। 1 और 4 करेक्ट है तो सी नहीं, अच्छा गलत पूछा, 1 और 4 सही है तो गलत कौन सा, 2 3। आगे आते क्वेश्चन 66, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसमें विनिर्माण उद्योग और महत्वपूर्ण अवस्थिति इसकी कौन सी है। अल्युमिनियम प्रगलन है ना, जो अल्युमिनियम प्रगलन होगा जिसमें विशाल और निर्बाध विद्युत आपूर्ति को आवश्यकता होती है इसकी, ठीक है। पहली बात क्या होगी यहाँ से, ये जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। अच्छा मैच करने को दिया है तो पहला जो मैच होगा आपका कहाँ से मैच होगा, ये पहला हो जाएगा 1, हाँ ठीक है 1 ही होगा, सही है। पहली बात यहाँ से सही दे रहा है, क्योंकि इसका विशाल और निर्बाध आपूर्ति की आवश्यकता होती है, बताया मैंने आपको। झूठ वस्तु क्या होता है, जो झूठ वस्तु होता है गलाने के लिए प्रचुर मात्रा में ताजे मीठे जो पानी होता है उस पर निर्भर करता है। पेट्रोकेमिकल नेफ्था एथिलीन का बुनियादी उपयोग को लेकर के फीड स्टॉक में रूप में सूती वस्त्र धागे को टूटने से बचाने के लिए आर्द्र जलवायु में फूलना फलना। चारों बातें करेक्ट है, A1 B2 C3 D4 करेक्ट आंसर डी। 67 है, चरणबद्ध निर्माण जो निर्माण कार्यक्रम उसके बारे में विचार करना है, ठीक है। उसके बारे में मुख्य रूप से ये किस पर लक्षित है, मतलब चरणबद्ध जो निर्माण है हमारा कार्यक्रम ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, ये किस पर लक्षित है पूरी तरह से। आंसर हो जाएगा 67 का, ये लक्षित है घरेलू मूल्य के संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए घटकों का सीमा शुल्क धीरे धीरे वृद्धि करने को लेकर।
बी क्या होगा 67 का सही आंसर है। 68 है सूक्ष्म और लघु, यहाँ पर जो मध्यम उद्यम है उसमें संशोधित वर्गीकरण मानदंडों के संबंध में विचार करना है। सूक्ष्म उद्यम के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा में पिछली सीमा की तुलना में 150% की वृद्धि हुई है। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात है संशोधित मानदंड के तहत सभी यहाँ पर एमएसएमई श्रेणियों में टर्नओवर की सीमा समान अनुपात में बढ़ाई गई है। सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म में 5 करोड़ से 10 करोड़, लघु में 50 करोड़ से 100 करोड़ और मध्यम में 250 करोड़ से 500 करोड़। ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरा बात है ये बोले संशोधित मानदंडों के तहत पहले लघु के रूप में वर्गीकृत एक उद्यम को अब निवेश के स्तर में बदलाव किए बिना सूक्ष्म रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से डिफिकल्ट लग रही है, कठिन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुनर्वर्गीकरण के ऊपर की ओर होता है, ना कि नीचे की ओर होता है ना। ये बात गलत हो जाएगी। सूक्ष्म रूप में बोला, बल्कि सूक्ष्म रूप में नहीं बल्कि हाई रूप में होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा रूप में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले लघु उद्यम की सीमा 10 करोड़ तक निवेश थी और संशोधित सूक्ष्म की जो उद्यम सीमा है 2.5 करोड़ तक का निवेश। इस प्रकार पहले लघु के रूप में वर्गीकरण उद्यम अपने स्तर को कम करके यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1 2 करेक्ट है। थोड़ा सा कठिन स्टेटमेंट है और चीज़ें एकदम अच्छे से समझ रहे हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 100 नहीं ओनली 69 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना का आर्थिक तंत्र के रूप में अच्छा वर्णन करता है। देखो आर्थिक यहाँ पर जो उत्पादन आधारित जो प्रोत्साहन है पीएलआई योजना है, शॉर्ट्स फॉर्म में बोल सकते हो, ये काफ़ी न्यूज़ में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर इसका सबसे अच्छा वर्णन इसके बारे में कौन कर रहा है ना। तो इसके बारे में सबसे सही बात बता रहा है, घरेलू स्तर पर निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उसकी वृद्धिशील जो बिक्री के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन देता है। कौन? पीएलआई। आंसर क्या होगा 69 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 70 भारत में जो गरीबी है उसकी उन्मूलन रणनीति के विकास के संबंध में विचार करना है। प्रारंभिक सामुदायिक विकास परियोजना ने सफलतापूर्वक सभी ग्रामीण वर्गों के बीच आर्थिक लाभों को समान वितरण किया है। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड बात 1970 के दशक में विकास रणनीति में बदलाव आया और सीमांत किसानों जैसे विशिष्ट समूहों को लक्षित किया जाने लगा था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 71 है कृषि विपणन प्रणाली के संबंध में विचार करना है। विनियमित बाजार मुख्य रूप से कृषि बाजार से सभी बिचौलियों के समाप्त करके मुख्य अनिश्चितता को कम करते थे। पहला 71 का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य एपीएमसी जो है इसके अधिनियम के तहत स्थापित विनियमित बाजार जो होते हैं बिचौलियों को समाप्त करके कार्य नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर कमीशन एजेंट जो होते हैं इसके व्यापारियों के अन्य बिचौलियों विनियमित बाजार जो होते हैं उसके भीतर काम करना जारी रखते हैं। ठीक है, ये गलत होगा। भंडारण सुविधाओं को उपलब्धता एमएसपी की नीति बदलाव के बिना भी किसी जो किसान होते हैं उसके बाजार व्यवहार को बदल सकते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर ए गलत है, गलत पूछा तो ए। ठीक है, ध्यान रखना कैसे गलत, क्योंकि कृषि जो विपणन प्रणाली है उसके बारे में जो पहली बात बोला है यहाँ से गलत हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कृषि उपज जो मंडी समिति होती है एपीएमसी, यदि जो अधिनियम होते हैं उसके तहत स्थापित विनियमित बाजार की बिचौलियों को समाप्त करके कार्य नहीं करती, समाप्त करने का कार्य या समाप्त करके काम नहीं करेगी, और ये कमीशन एजेंट होते हैं उसके लेकर के बिचौलियों को बाजारों के भीतर काम करना जारी रखते हैं। ठीक है, तो बात याद रखनी है। आगे आते हैं क्वेश्चन 72 72 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन ए नाबार्ड सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दरों पर सीधे अल्पकालिक फसल ऋण वितरित करता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर नाबार्ड किसानों को या किसी भी अंतिम उधारकर्ता को सीधे वितरित नहीं करता, जैसे कि किसी स्थापना या विधान स्पष्ट रूप से इसमें स्थापित किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये गलत है। सेकेंड आर बोला है नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण ऋण प्रणाली के समन्वय और पुनर्वित्त के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है। सेकेंड बात आर क्या होगी, आर यहाँ से इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 72 का करेक्ट आंसर डी। 73 नंबर है बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का कितना % केंद्र सरकार से आने का अनुमान है। आंसर 73 का हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी 74%। ठीक है, 74 नंबर है क्वेश्चन बिहार बजट 26-27 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा, ये प्राप्त हुआ शिक्षा को लेकर के। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में रेखांकित प्रथम जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी दर क्या है। करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा, ये डी 7.4% है। 76 है सकल मूल्य वर्धित जो है उसके संबंध में विचार करना, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, जीवीए है ना। तो पहला बोला कि यह पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्य ह्रास को घटाने के बाद उत्पादन के कुल मूल्य को दर्शाता है।
गलत है, क्योंकि सकल मूल वर्धन की परिसंपत्ति के मूल्यह्रास को घटाने से पहले उत्पादन के जो मूल होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। बात गलत हो जाएगी। इसकी गणना उत्पादन के मूल में मध्यवर्ती उपभोग जो होते हैं उसको घटाकर की जाती है। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि इस सूत्र के अनुसार सकल मूल वर्धित जो जीवीए है इसको उत्पादन के कुल मूल में मध्यवर्ती उपयोग को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ये बात करेक्ट है। तीसरा, ये उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपयोग की गई पूंजी को शामिल करते हुए उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है। तीसरी बात भी क्या होगी? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। जीवी का फॉर्मूला क्या होता है? जीवी इक्वल होता है, जीवी इक्वल हो जाएगा जीडीपी, ठीक है, प्लस एसपी माइनस टीपी, जहां एसपी आपका उत्पादों पर सब्सिडी और टीपी उत्पादों पर कर होता है। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे यहाँ पर आपका सॉल्व हुआ है। 2-3 ए क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सरकारों और निगमों में द्वारा जारी किए गए ऋण साधन जिन पर निश्चित ब्याज रिटर्न मिलता है। पहला, ठीक है। दूसरा बोला है त्रिकालिक वित्तीय बाजार जो होते हैं उसमें प्रतिभूतियां जो पूर्व निर्धारित ब्याज आय प्रदान करती हैं। तीसरा यहाँ पर बोला है कि इक्विटी साधन जो होता है और लाभांश और मतदान के अधिकारों के साथ कंपनी के साथ स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। 3 बातें यहाँ पर बोला है। इन्हें से बोला है कि इनमें से किस प्रकार के जो बाजार में जो इसका वर्णन, मतलब किन प्रकार के जो बाजार है इसका वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर ये 3 बात बताई गई बाजारों के बारे में, और कौन से बाजार की यहाँ पर बात कर रहा है इसमें से। आंसर हो जाएगा 77 का पूंजी बाजार की बात कर रही है, ठीक है। पूंजी बाजार की पूरी डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो आपको चीज़ें समझ ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन 77 है हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 में कवर कर लिए, और हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे 78 से 150 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और आज हम लोग ये यहाँ से एक पेपर और देखेंगे बीपीएससी का। आज हम लोग ने कहा केजीएस का देखा, और उसके बाद एक पेपर और हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, जैसे कि जो ज्ञान बिंदु का था पार्ट 1 हम लोगों ने कल किया था, और पार्ट 2 भी आज हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। तो 2 पेपर हम लोग आज, 2 मतलब करीब 75 150 क्वेश्चन करीब आज हम लोग यहाँ से कवर करेंगे इसके। और जितने टॉपिक आएंगे उतने टॉपिक आपको जाकर बहुत डीप में अच्छे से कवर करना है, ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।